अभी कुछ सालों पहले जिम्बाब्वे में महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि वहां पे 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए इतने पैसे, 1 किलो चिकन खरीदने के लिए इतने पैसे और एक पेपर रोल खरीदने के लिए इतनी कैश देनी पड़ती थी। लोगों ने सोचा कि ये जो कैश है ये भी तो पेपर की करेंसी है, क्यों ना इसको देके पेपर खरीदने से अच्छा इसी से काम चला ले। लिटरली टॉयलेट्स के बाहर ये साइन बोर्ड्स लगाने पड़ गए थे, इतनी खराब हालत हो गई थी। इसे कहते हैं करेंसी की परचेसिंग पावर कम होना। और ये सब हुआ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की वजह से। तो क्या इन्फ्लेशन बुरी चीज है? और अगर हाँ, तो हर गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी एक नोट छापने की मशीन है। अनलिमिटेड पैसा छाप के लोगों में बांट क्यों नहीं देते ताकि गरीबी दूर हो जाए? मान लो कि महंगाई बढ़े ही ना, मतलब आज अगर 10 रुपए की चीज है तो 5 साल बाद भी 10 रुपए की मिले, तब क्या होगा? आई कैन गारंटी यू कि इन सारे सवालों के जवाब आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में खुद ही समझ में आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इसको हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मेरे दादा की मंथली सैलरी 100 रुपए हुआ करती थी। उस जमाने में 100 रुपए में वो लोग बच्चों का एजुकेशन, खरीदी, पेट्रोल, किराना, सेविंग सब कुछ करते थे। मान लो मेरे दादा उस जमाने में एक 100 रुपए की नोट संभाल कर रखते और आज उसको खर्च करने बाहर निकालते, तो कहने के लिए तो वो आज भी 100 रुपए की सेम नोट है, पर क्या उस नोट से सेम वही सामान खरीदा जा सकता है जो उस जमाने में खरीदा जाता था? नहीं, क्योंकि महंगाई की वजह से इस 100 रुपए की कीमत आज कम हो गई है। पर ये सब सुन के हमको नॉर्मल लगता है, क्योंकि ये मेरे दादा के पैसों के साथ बहुत सालों में हुआ। हर साल थोड़ा 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 इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, तब जाकर आज उसकी कीमत कम हुई है। लेकिन अगर यही चीज बहुत फास्ट हो जाए, एक ही महीने में 10 लाख % से इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो जो हमारे दादा के पैसों के साथ इतने टाइम में हुआ ना, वो हमारे पैसों के साथ एक दिन में होगा। और यही हुआ था जिम्बाब्वे में। वहां पे इन्फ्लेशन 10 लाख % पर मंथ के हिसाब से बढ़ रहा था। आज जो चीज 10 रुपए की थी, कल वो चीज 20-25 रुपए की मिलने लग गई। हर दिन इन्फ्लेशन डबल ट्रिपल हो रहा था। पैसे की परचेसिंग पावर इतनी कम हो गई थी कि बेसिक नेसेसिटीज की चीज खरीदने के लिए भी इतना कैश लेके घूमना पड़ रहा था। अब एटीएम से इतना कैश निकालना या इतना कैश लेके दुकान में शॉपिंग करने जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बड़े बड़े डिनोमिनेशंस के नोट प्रिंट करना शुरू कर दिए थे। $100 मिलियन, $1 बिलियन, $1 ट्रिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर्स। अगर उस जमाने में आप इंडिया के 10 रुपए लेके जिम्बाब्वे जाते ना, तो वहां के करोड़पति बन जाते। ये अलग बात है कि उस करोड़ों रुपए से शायद आप एक ब्रेड का पैकेट ही खरीद पाते। जिम्बाब्वे के इकोनॉमी की बैंड बज गई थी। और ये सब हुआ इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से। लेकिन ये इन्फ्लेशन बढ़ता कैसे? क्या फैक्टर्स है जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं? मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में सिर्फ इतने ही कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं। ये कंपनीज इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है और हम आम जनता इस प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। अब इन प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन होगा और उसके सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी है, उसको गेहूं चाहिए ब्रेड बनाने के लिए, पर इस साल बारिश नहीं होने की वजह से उसको गेहूं महंगे मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्रेड की भी प्राइस महंगी हो जाएंगी। इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब जो मेकिंग कॉस्ट है वो बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन को पुश मिला है। दूसरा सिनेरियो कि अगर मेकिंग कॉस्ट सेम है पर अचानक इसकी डिमांड बढ़ने लगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर्स और पेपर रोल सेम प्राइस पे बन रहे थे, लेकिन कोविड आने की वजह से इन चीजों की अचानक से डिमांड बढ़ गई। प्रोडक्ट उतने ही है लेकिन अब ज्यादा लोग उसको मांगने लग गए, इसलिए उस चीज के रेट बढ़ गए। इस चीज को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है। पर अगर मान लो कि सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए, तब चीजों की प्राइसेस गिरने लगेंगी, क्योंकि अब लोग कम है और सामान ज्यादा है। इसको कहते हैं डिफ्लेशन। कितना अच्छा है ना, अपने को चीजें सस्ती सस्ती रेट में मिलने लगेगी। पर नहीं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि डिफ्लेशन इन्फ्लेशन से भी बुरा होता है इकोनॉमी के लिए। पर आप कहोगे कि अभी तो मैंने बोला जिम्बाब्वे की बैंड बज गई थी इन्फ्लेशन की वजह से, अब मैं बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन अच्छा है और डिफ्लेशन खराब है, ऐसे कैसे? Let's take 2 scenarios to understand this. पहला सिनारियो जिसमें महंगाई बढ़ रही है, चीजों की प्राइसेस बढ़ती जा रही है। दूसरा सिनारियो जिसमें चीजों की प्राइसेस कम होती जा रही है। अब पहले सिनारियो में आपको अगर कुछ सामान लेना है तो आप सोचोगे कि यार ये सामान जल्दी से जल्दी ले लेते हैं ताकि कल जाके इनके जब प्राइस बढ़ेंगे तो हमको फायदा होगा। जैसे आप सोच रहे हो वैसे देश का हर इंसान सोच रहा है। आप जितना ज्यादा शॉपिंग करोगे उतनी डिमांड बढ़ेगी, फिर उस डिमांड को मीट करने के लिए कंपनीज को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको रॉ मटेरियल लगेगा, उनको ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से नौकरियां बढ़ेंगी, इन लोगों को सैलरीज मिलेंगी, फिर ये लोग भी जाएंगे शॉपिंग करने के लिए और ये साइकिल चलती रहेगी और इकोनॉमिक ग्रो होती रहेगी। अब दूसरा केस देखते हैं जिसमें चीजों की प्राइसेस कम हो रही है। आपको कुछ सामान खरीदना है, आप सोचेंगे कि यार आज नहीं खरीदता, थोड़े टाइम में इसका रेट और कम हो जाएगा तब जाके खरीदूंगा। अब जैसे आप सोच रहे हैं वैसे सब सोच रहे हैं, डिमांड नहीं है इसलिए चीजें बिक नहीं रही। अब जो कंपनीज के पास ऑलरेडी माल पड़ा हुआ है वही नहीं बिक रहा, तो वो लोग नया माल प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब नया माल नहीं प्रोड्यूस करेंगे इसलिए उन लोगों को नया रॉ मटेरियल भी परचेस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन लोगों को काम पे रखने की भी जरूरत नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की नौकरियां जाएगी तो उनकी सैलरी भी नहीं मिलेंगी, फिर वो लोग जो सामान खरीदने वाले वो भी नहीं खरीदेंगे, फिर उन चीजों की भी डिमांड कम होगी और ये साइकिल भी चलती रहेगी। और
इसकी वजह से इकोनॉमी धीरे धीरे डूबती चले जाएगी। पहले तो हम अपनी चॉइस की वजह से परचेसिंग डिले कर रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ जाएगा कि लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा खर्च करने के लिए। ये सिचुएशन अगर बहुत दिनों तक रही ना तो ये रिसेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज गुड बट डिफ्लेशन इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द इकोनॉमी। पर वो इन्फ्लेशन का लेवल क्या है जिसको क्रॉस करने से हम लोग जिम्बाब्वे की हालत पे पहुंच सकते हैं? हमको उतना तो नहीं जाना है, तो ऐसा कौन सा लेवल है जिसको मेंटेन करने से हम लोग हेल्दीली ग्रो होते रहेंगे? हर देश के कंडीशंस के हिसाब से ये रेट अलग अलग होता है। इंडिया के केस में ये रेट है 4% विद अ मार्जिन ऑफ ±2%। मतलब 2% से लेके 6% तक इन्फ्लेशन हमारे देश के लिए अच्छा है। और ये काम होता है आरबीआई का कि इन्फ्लेशन को इस रेंज के अंदर मेंटेन करते रहे। पर आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करती है? वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मार्केट में ज्यादा पैसा रहेगा तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर मार्केट से पैसा निकाल लिया जाए तो लोग खर्च कम करेंगे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और इसी मार्केट में पैसा डालने और निकालने के लिए आरबीआई के पास बहुत सारी मेथड्स है, जिसमें से एक है रेपो रेट। रेपो रेट मतलब जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो हमको उस चीज पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, वैसे ही बैंक्स अगर आरबीआई से लोन लेते हैं तो उनको भी आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ता है। उस इंटरेस्ट को कहते हैं रेपो रेट। ये आरबीआई डिसाइड करता है। अब अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया मतलब बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा, तो बैंक हमारे लिए भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, फिर हमको भी लोन महंगा मिलेगा, फिर हम लोग कम लोन लेंगे, फिर इकोनॉमी में कम पैसा आएगा। कम पैसा आएगा मतलब कम खर्चा होगा और इन्फ्लेशन कम होगा। तो अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन कम करना है तो रेपो रेट बढ़ा देगी। सिमिलरली अगर मार्केट में पैसा डालना है, इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, तो आरबीआई रेपो रेट को कम कर देती है। आई होप कि अब अगर आप इस न्यूज को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि आरबीआई कर क्या रही है। इस न्यूज के हिसाब से आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, इसका मतलब इन्फ्लेशन अब तक ज्यादा था और आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा के उसको कंट्रोल करने के मेजर्स लिए। इकोनॉमिक्स की भाषा में मार्केट में पैसे डालने को क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। मतलब मार्केट को थोड़ा इजी छोड़ा जा रहा है, इन्फ्लेशन को बढ़ने दिया जा रहा है। और मार्केट से पैसा निकालने की प्रोसेस को क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कहते हैं। मतलब मार्केट को टाइट पकड़ कर रखा है, इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आई होप कि अब आपको ये न्यूज भी समझ में आ जाएगी। जैसे हम इंडिया में सेंट्रल बैंक को आरबीआई कहते हैं, वैसे अमेरिका में सेंट्रल बैंक को फेड कहते हैं। फेड ने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की है, मतलब मार्केट से पैसा निकाला है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है। और अब तक शायद आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों हर देश की गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा छापकर लोगों में बांट नहीं देती। क्योंकि जितना ज्यादा पैसा छपकर लोगों के पास जाएगा, लोग उतना खर्चा करेंगे, उतनी डिमांड बढ़ेगी और उतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसलिए आरबीआई और गवर्नमेंट सिर्फ उतना ही पैसा छापते हैं जितना इस इकोनॉमी को हेल्दी वे में ग्रो करने के लिए सही है। पर ये कैसे डिसाइड होता है कि एग्जैक्टली कितने पैसे प्रिंट करने हैं? और कॉइन्स भी तो यूज करते हैं, उसका क्या? अभी रिसेंटली एक आरटीआई के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने बताया कि एक 500 रुपए की नोट प्रिंट करने के लिए लगभग ₹2.25 का खर्चा आता है। तो ये ₹2.25 की वैल्यू वाली एक नोट जो एक कागज का टुकड़ा है, इसकी 500 रुपए की वैल्यू कैसी बनती है? फिएट मनी क्या होता है? लीगल टेंडर क्यों बोलते हैं हमारी नोट्स को? जब नोट्स फट जाती है उसका क्या करती है आरबीआई? इन सारे सवालों का जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा पर्पस वीडियो बनाने में सिर्फ इतना था कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए इन्फ्लेशन की, ताकि आप जब न्यूज पढ़ो आपको समझ में आए कि देश में चल क्या रहा है, आप एक अवेयर सिटीजन बन पाओ और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।